वो बिना कुछ सोचे समझे भागते हुए उनके गले लग गए। तीनों की आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर राहत थे। अंशा ने अपने अंकल का चेहरा थामते हुए कहा, आप लोग ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? उसकी आंटी ने उसकी लटें पीछे करते हुए कहा, तू कैसी है बच्ची? हमें तो लगा था तू भी। शोभित ने माँ की बात काटते हुए कहा, अंशा, ये सब लोग राम से रावण कैसे बन गए? अंशा बस रोती रही और एक एक को फिर से गले लगाती रही जैसे कई जन्मों बाद अपनों से मिली हो। और शोभित के कान में धीरे से सब बताया। विक्रांत थोड़ी दूर खड़ा था, दोनों हाथ जेब में डाले। उसकी आंखें बस अंशा पर थीं, चेहरा सख्ता। अंशा के अंकल विक्रांत की फैमिली को देखकर बोले, हमें आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने अंशा और हमारे साथ धोखा किया। अपने हमारी अंशा को अपनी घर की बहू बस इसलिए बनाया ताकि वो आपके लिए वो जादुई खंजर ढूंढ सके। अंशा की आंटी बोली, अपने तो टीवी सीरियल के विलेन को भी पीछे छोड़ दिया। अच्छा नहीं होगा। ओबेरॉय फैमिली का कोई भी सदस्य कुछ नहीं बोलता और वो सब अपने अपने कमरे में चले गए। विक्रांत ने अंशा के अंकल आंटी को कमरे में जाकर आराम करने के लिए भेजा देता है और खुद अंशा को गोद में उठाकर सीढ़ियों की ओर बढ़ गया और बेबीज उसके पीछे पीछे मस्ती से चलते हुए ऊपर की ओर भागे। कमरे में आते ही विक्रांत अंशा को प्यार से बेड पर बैठता है। अंशा विक्रांत को देखती है। उसकी आंखों में अब भी नमी थी, लेकिन उस नमी में राहत की चमक भी थी। अंशा क्यूट तरीके से रोते हुए बोली, हबी आपके फैमिली वाले तो शैतान निकले। मुझे अगर पता होता ये लोग ऐसे हैं तो कभी आपसे शादी ही नहीं करती। विक्रांत ने बिना कुछ कहे अंशा को अपनी बाहों में भर लिया। स्वीट हार्ट, तुमने मुझसे शादी की है, मेरे परिवार से नहीं। अब रिलैक्स करो। अंशा हल्की सी मुस्काई। ओके हब्बी। विक्रांत ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, वैसे स्वीट हार्ट तुम कुछ भूल रही हो। अंशा ने विक्रांत के सीने पर हल्के से मुक्का मारा। बहुत ठरकी हो आप। विक्रांत ने उसकी नाक पकड़ते हुए शरारत से कहा, हाँ, और अब ये ठरकी हब्बी तुम्हें एक खुशखबरी भी देने वाला है। अंशा ने हैरानी से पूछा, क्या? विक्रांत ने तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए कहा, पैकिंग शुरू कर दो, हम कल सुबह वापस मुंबई जा रहे हैं। क्या? अंशा खुशी से उछल पड़ी। मतलब? सीरियसली? हम यहाँ से जा रहे हैं? विक्रांत ने उसकी ठुड्डी उठाकर कहा, हाँ, अब हम कभी यहाँ नहीं आएंगे। अंशा की आंखें नम हो गईं। उसको ओबेरॉय फैमिली के साथ बिताए अच्छे दिन याद आने लगे। पहले ओबेरॉय फैमिली उसके साथ कितने अच्छे से पेश आ रही थी, जैसे वो विक्रांत की नहीं अंशा की ही फैमिली हो। कर ओबेरॉय फैमिली का असल चेहरा उसके सामने आ गया था। बेबीज खुशी से उछलने लगे। अब वो अपने घर वापस जाएंगे। सैंडी विक्रांत के कंधे पर बैठकर अपनी भाषा में बोली, डैडी आपको नहीं पता, मोहिनी चाची ने हमें मम्मा से मिलने भी नहीं दिया था। अब हम भी कभी वापस यहाँ नहीं आएंगे। विक्रांत सैंडी की बात समझकर उसको गोद में लेकर प्यार से बोला, अब यहाँ जिद तुम लोग कभी मत करना, तो अब जल्दी से पैकिंग करो। और हाँ, रेड नाइट ड्रेस रखना मत भूलना, मेरी फेवरेट। अंशा ने चौंक कर कहा, हबी। विक्रांत उसकी आंखें घूरते हुए बोला, क्या? अब मुंबई जाएंगे तो हनीमून डेस्टिनेशन स्टाइल में रहेंगे, पूरी दुनिया से दूर, सिर्फ तू, मैं और हमारा क्रेजी रोमांस। अंशा की गालें लाल हो गईं। ऐसा भी मत बोलो, बेबीज सुन रहे हैं। विक्रांत ने मजाकिया अंदाज में पेप्सी की ओर देखा। स्वीट हार्ट, बेबीज ने कुछ नहीं सुना। अंशा ने मुस्कुराते हुए विक्रांत हाथ पकड़कर कहा, चलो फिर मैं पैकिंग शुरू करती हूँ, अब और एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकना। विक्रांत ने उसकी कमर पकड़कर खींच लिया, लेकिन पैकिंग से पहले थोड़ा रोमांस कर लें। अंशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप कभी सुधरोगे नहीं, ठरकी के ठरकी रहोगे। विक्रांत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुम कभी मुझसे बच नहीं पाएगी स्वीट हार्ट। अंशा बेबीज को लेकर बाहर भाग जाती है। बेबीज के साथ गार्डन में आकर खेलने लगती है। अंशा बेबीज के साथ पकड़ा पकड़ी खेल रही थी। इन्हीं हंसी मजाक के बीच अंशा की नजर झूले पर बैठी दो लोगों पर पड़ी। दूर से ही साफ लग रहा था अर्पिता और सौम्या के चेहरे पर गहरी उदासी है। अंशा धीरे धीरे उनके पास पहुंची। क्या हुआ? अंशा ने धीरे से पूछा। तुम दोनों इतनी चुप क्यों हो? अर्पिता ने अंशा की ओर देखा, आंखें भर आईं। आवाज में हिचकिचाहट थी, पर दिल साफ। पहले एक बात बोलनी है, अर्पिता फुसफुसाई। सॉरी,
हमारे घर वालों ने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। अंशा ने कुछ नहीं कहा। तीनों लड़कियों ने तो अपने घर वालों को अंशा के साथ गलत करने से रोका था, पर उन्होंने इन तीनों की भी नहीं सुनी थी। अर्पिता की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो कांपती आवाज में बोली, मुझे जीना है अंशा, लेकिन अब नहीं बचेंगे हम। वो वेयरवुल्फ हमारी तलाश में है और अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। सौम्या तुरंत अर्पिता के कंधे पर हाथ रखकर बोली, दीदी प्लीज ऐसे मत बोलो, डरो मत, मैं कुछ भी करके वो जादुई खंजर ढूंढ लूंगी। अंशा दोनों को देखती रही। उनकी आंखों में डर था, लेकिन झूठ नहीं। वो तीनों कुछ पलों तक चुप रहीं, सिर्फ शाम की हवा और दूर कहीं मोर की आवाज। अंशा का चेहरा भाव शून्य था। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से पीछे मुड़ी और चुपचाप वहां से निकल गई। उसके मन में अब कुछ और ही चल रहा था। अंशा बेबीज को लेकर वापस अपने कमरे में आ गई। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर विक्रांत पर पड़ी। वो सोफे पर बैठा हुआ था, गोद में लैपटॉप रखा था और आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। कमरे में एक शांति थी, जिसमें बस लैपटॉप की हल्की हल्की क्लिकिंग सुनाई दे रही थी। अंशा कुछ सेकंड तक दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही, जैसे मन कर रहा हो कि बस दौड़कर उसके सीने से लग जाए, लेकिन उसका दिल बेचैन था। वो धीरे धीरे चलती हुई उसके पास पहुंची। विक्रांत ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर लैपटॉप बंद कर दिया। क्या हुआ स्वीट हार्ट? उसने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अंशा बिना कुछ कहे उसकी गोद में बैठ गई। विक्रांत ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। हब्बी, मैं खंजर ढूंढना चाहती हूँ। अंशा की आवाज धीरे थी, लेकिन उसमें दृढ़ता छुपी थी। विक्रांत थोड़ा चौंका। क्या? लेकिन मैंने तो कहा था तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा और अभी तुम्हें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अंशा उसकी आंखों में देखती रही। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए सब कुछ करोगे, और आज जब मैंने अर्पिता को उस हालत में देखा, मुझे लगा अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो क्यों ना करूं। विक्रांत ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन वो जानता था अंशा एक बार ठान ले तो पीछे नहीं हटती। तुम पिघल गई हो, विक्रांत गुस्से में बोला। नहीं, अंशा हल्के से बोली, मैं इंसान हूं और शायद यही फर्क है मुझ में और आपकी फैमिली में। कुछ पलों की खामोशी के बाद विक्रांत ने उसका माथा चूमा। तुम्हें कोई जादुई खंजर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ऑर्डर है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेट नाइट लौटूंगा। किसने कुछ कहा तो मुझे फोन कर देना। अंशा हाँ में सिर हिलाती है। विक्रांत के जाने के बाद अंशा चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े बदल लेती है। वह जीन्स, टॉप और ऊपर से डेनिम की जैकेट पहनती है। बालों की पोनीटेल बनाकर, आंखों पर शेड्स लगाकर खुद से कहती है, सॉरी हबी, आपके मना करने के बाद भी मैं जादुई खंजर ढूंढने जा रही हूँ। पर मेरे डैड कहते थे, बेटा, जो भी बेसहारा दिखे उसकी मदद करनी चाहिए। इस वक्त अर्पिता और सौम्या को देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है, उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। अंशा शोभित को फोन करती है और पूछती है, तू कहाँ है? तो शोभित चिल्लाते हुए कहता है, अबे घन चक्कर, मैं तो कब से तेरी फौज के साथ महल के पीछे तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अंशा हैरानी से पूछती है, मेरी फौज? शोभित दांत भींचते हुए बोलता है, अरे तेरे पेप्सी, मैंगो, सैंडी और तेरा वो नया नया आशिक बिल्लू, हम पांचों कब से भूखे प्यासे खड़े हैं, तू जल्दी आ। अंशा कहती है, मैं आती हूँ, तू फोन रख। इसके बाद अंशा कमरे में आकर नाइट स्टैंड पर रखी विक्रांत की फोटो को देखकर मुस्कुरा कर कहती है, आई लव यू हबी। फिर विक्रांत की फोटो को देखकर जीभ चिढ़ाती है और कमरे से निकल जाती है। वहीं अंशा छुपते छुपाते महल के पीछे पहुंचती है। वहां शोभित बच्चा पार्टी के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा था। अंशा गुस्से से उन सबको घूरते हुए कहती है, तुम चारों शोभित के साथ क्या कर रहे हो? मैंगो अंशा की कमर पर अपना चेहरा रगड़ते हुए बोलता है, मम्मा, हम घर में बोर हो रहे थे तो सोचा आपके साथ ही चल पड़े। अंशा उसे घूरते हुए कहती है, मैंगो नालायक, मैं अम्यूजमेंट पार्क घूमने नहीं जा रही, मैं कब्रिस्तान जा रही हूँ, महल वापस जाओ। तभी सैंडी कूदकर अंशा के कंधे पर बैठ जाती है और कहती है, मम्मा, डैडी अभी भी महल में ही है, अगर आप हमें लेकर नहीं गई तो मैं डैडी को सब बता दूंगी। अंशा सैंडी को गोद में उठाकर गुस्से से कहती है, बेटा, जिसे जिसे मरने का शौक है उसे भी बुला कर ले आओ, वो भी हमारे साथ कब्रिस्तान में अपनी मौत के दर्शन करने चल देगा।
पेप्सी अंशा को घूरते हुए कहता है, मम्मा, अगर कब्रिस्तान में डेंजर है तो आप क्यों जा रही हो? सैंडी, जाओ, डैडी को बुलाकर लाओ। अंशा अपनी शैतान बच्चा पार्टी को आंखें फाड़कर देखती है, कैसे वो सब उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं उसके साथ चलने के लिए। तभी बिल्लू अंशा से कहता है, बेबी डॉल, तुम मुझे अपने साथ ले चलो ना, वहाँ तुम्हारा ख्याल रखने वाला और रास्ता बताने वाला भी तो कोई होना चाहिए। अंशा मुंह बनाकर बिल्लू से बोली, तो अपनी फैमिली के साइड होगे ना? बिल्लू मासूम चेहरा बनाकर बोला, बेबी डॉल, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। मोहिनी चाची ने मुझे भी बहुत दिन से कमरे में बंद करके रखा था। अंशा दांत भींचकर बोली, मोहिनी चाची, आई किल यू। अंशा के पास ज्यादा वक्त बर्बाद करने का नहीं था। उसे वो जादुई खंजर लेकर विक्रांत के लौटने से पहले ही वापस आना था। मजबूरी में वह बच्चा पार्टी को भी अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो जाती है। वहीं बिल्लू कहता है, बेबी डॉल, हमें पुराने कब्रिस्तान पहुंचने के लिए बस से जाना होगा, तो चलो बस स्टैंड पर चलते हैं। इसके बाद सब मिलकर बस स्टैंड पहुंचते हैं और वहां से बस में बैठकर निकल पड़ते हैं। अंशा और शोभित बस में बैठे थे। मैंगो को देखकर बाकी पैसेंजर डरकर अपनी सीट पर चढ़ गए थे। वहीं कंडक्टर अंशा से कहता है, मैडम, आप अपने शेर को थोड़ा कंट्रोल में नहीं रख सकती? कब से ये लड़कियों को छेड़ रहा है? अंशा कंडक्टर को घूरते हुए कहती है, मेरा मैंगो कब लड़कियों को छेड़ रहा है? वो तो बस इन लड़कियों की खूबसूरती निहार रहा है। शोभित अंशा की पीठ में मुक्का मारते हुए कहता है, तेरी और तेरे बच्चों की क्या प्रॉब्लम है? जब से बस में बैठे हैं तब से एक पल भी चैन से नहीं बैठने दिया। कभी इस पेप्सी को लू जाना है तो इस सैंडी को खाना खाना है, फिर इस बिल्लू को तुझे घूरने वाले लड़कों के मुंह पर पंजे मारने हैं, और तेरे इस मैंगो को लड़कियों को घूरने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। वहीं मैंगो बस की सभी लड़कियों को घूरकर वापस अंशा के पास आकर कहता है, मम्मा, इस बस में आपसे खूबसूरत लड़की तो कोई है ही नहीं। अंशा मैंगो के माथे पर किस करके कहती है, ओह मेरा बच्चा। वहीं सैंडी और बिल्लू जो कब से पकड़ पकड़ी खेल रहे थे, उन्होंने पूरी बस में हंगामा मचा रखा था। बस के बाकी पैसेंजर बस अंशा और उसके बच्चों के उतरने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार अंशा का स्टॉप आ जाता है और वो सब बस से उतर जाते हैं। उनके उतरते ही बाकी पैसेंजर्स चैन की सांस लेते हैं और बस वहाँ से निकल जाती है। अंशा पास ही चाय की दुकान देखकर बच्चा पार्टी को लेकर वहाँ पहुँचती है और 2 चाय और 4 दूध के कप का ऑर्डर देती है। वहीं शोभित अंशा को घूरते हुए खुद से कहता है, ये लड़की और उसके ये बच्चे भगवान कसम किसी आफत से कम नहीं है। मेरे मासूम जीजू कैसे इन 4 आफत की पुड़िया को संभालते होंगे। खाने पीने के बाद अंशा अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी होती है और कब्रिस्तान के गेट पर लगे ताले को देखकर कहती है, शोभित और बच्चों, एक बात कान खोलकर सुन लो, हमें दीवार कूदकर कब्रिस्तान के अंदर जाना होगा। शोभित अंशा के सिर पर हल्के से मारते हुए कहता है, ए पागल लड़की, जब हम इस ताले को पत्थर से तोड़कर अंदर जा सकते हैं तो इतनी ऊंची दीवार चढ़ने की क्या जरूरत है? बिल्लू शोभित को गुस्से से घूरते हुए कहता है, बेबी डॉल, अपने इस दोस्त को बोल दो, अगर इसने तुम्हें फिर मारा तो मैं इसका मुखड़ा अपने नाखूनों से बिगाड़ दूंगा। अंशा बिल्लू से कहती है, तुम दोनों भाइयों की क्या प्रॉब्लम है? जब देखो मेरे दोस्तों को डराते धमकाते रहते हो। वो सब आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी एक बुजुर्ग आदमी हाथ में लाठी लेकर वहां आता है। उन्हें कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा देखकर अपनी डरावनी आवाज में कहता है, रात होने वाली है, इस वक्त तुम लोगों का यहाँ आना मौत को दावत देने के बराबर है। चले जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे। अंशा उस बुजुर्ग आदमी से कहती है, अंकल, हमारा कब्रिस्तान में जाना बहुत जरूरी है। वो बुजुर्ग आदमी अंशा के पास खड़ी बच्चा पार्टी को देखकर कहता है, कब्रिस्तान में इन जानवरों की बलि चढ़ाने आई हो? अंशा अपनी बच्चा पार्टी को पीछे करते हुए कहती है, ये जानवर नहीं, मेरे बच्चे हैं। मैं इनकी मम्मा हूँ और इनके डैडी भी हैं, और वो इस कब्रिस्तान के भूतों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। बुजुर्ग आदमी डरावनी आवाज में कहता है, तुम सब यहाँ से चले जाओ, कुछ ही देर में इस कब्रिस्तान में मौत घूमेगी। मेरा काम था तुम्हें चेतावनी देना, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो बुजुर्ग आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शोभित ताले को तोड़ देता है और फिर
वे सब कब्रिस्तान के अंदर चले जाते हैं। कब्रिस्तान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सालों से बंद पड़ा हो। पूरा कब्रिस्तान एक जंगल जैसा बन चुका था और चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। अंशा चारों ओर ध्यान से देख रही थी। तभी आसमान में चमगादड़ मंडराने लगे। वहीं एक पीपल के पेड़ पर बैठे दो भूत अंशा की टीम को देखकर हंसते हुए कहते हैं, शिकार। अंशा सबको पीछे छोड़कर आगे निकल आई थी। तभी उसका फोन बजने लगता है। अंशा स्क्रीन पर दिख रहे नाम को देखकर डर से कांपने लगती है। ओह गॉड, ये शैतान मुझे क्यों फोन कर रहा है? वो पहले खुद को शांत करती है और फिर कॉल रिसीव करती है। मासूमियत से कहती है, हेलो हबी, आप कैसे हैं? आपने खाना खा लिया? दूसरी तरफ से विक्रांत अपनी ठंडी आवाज में कहता है, स्वीट हार्ट, तुम इस वक्त कहाँ हो? अंशा पागलों की तरह हंसते हुए कहती है, हबी, मैं कहाँ होती? आप ही तो मुझे रूम में रहने की पनिशमेंट देकर गए थे। विक्रांत उसी कोल्ड टोन में पूछता है, स्वीट हार्ट, बेबीज कहाँ हैं? अंशा फिर से हंसते हुए जवाब देती है, बेबीज तो मेरे साथ यहीं कमरे में हैं। हबी, बेबीज बहुत मस्तीखोर हो गए हैं। विक्रांत सैंडी से बात करने को कहता है। जैसे ही अंशा पीछे मुड़कर देखती है, वह शोभित और बेबीज को हवा में उल्टा लटका हुआ पाती है। सब जोर जोर से चिल्ला रहे थे और जमीन पर उतरने के लिए छटपटा रहे थे। विक्रांत बेबीज की चिल्लाने की आवाज सुनकर कोल्ड टोन में पूछता है, स्वीट हार्ट, ये बेबीज क्यों चिल्ला रहे हैं और ये शोभित की आवाज हमारे कमरे से कैसे आ रही है? अंशा उन्हें चुप रहने का इशारा कर रही थी, लेकिन वो जितना चुप रहने को कहती, वे उतना ही चिल्लाते। विक्रांत गुस्से में दांत भींचकर पूछता है, स्वीट हार्ट, बेबीज क्यों चिल्ला रहे हैं? अंशा पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहती है, हबी, बेबीज शोभित के साथ चोर पुलिस खेल रहे हैं, इसीलिए कमरे में इतना हंगामा है। हबी, फोन रखो ना, मुझे भी चोर पुलिस खेलना है। इतना कहकर अंशा झट से कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और फिर शोभित से पूछती है, ए, तुम सब हवा में उल्टा कैसे लटक गए हो? शोभित चिल्लाता है, हमें क्या पता, हम तुम्हारे पीछे ही आ रहे थे, तभी अचानक हवा में उड़ने लगे और फिर उल्टा लटक गए। शोभित की बात सुनकर अंशा घबराई निगाहों से चारों ओर देखने लगती है। तभी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और कब्रिस्तान की सभी कब्रें एक एक कर फटने लगती हैं। पूरे कब्रिस्तान में लाल रंग का धुआं फैल जाता है। 5 मिनट बाद जब धुआं हटता है तो अंशा अपने सामने एक से एक डरावनी शक्ल वाले भूतों को देखकर चीख पड़ती है। तभी एक कोट पैंट पहने भूत उड़ता हुआ अंशा के पास आता है और उसके बालों की खुशबू सूंघते हुए कहता है, हाय तेरी ये खुशबू। अंशा बिना डरे दांत दिखाकर कहती है, थैंक यू मेरी तारीफ करने के लिए। प्लीज मेरे बेबीज और उनके मामा को नीचे उतार दीजिए, और अगर हो सके तो क्या आप मुझे जादुई खंजर दे सकते हैं? अंशा की बात सुनकर वह भूत कहता है, क्या आप मुझसे शादी कर सकती हैं? बस फिर क्या था, हवा में उल्टे लटके बेबीज और बिल्लू चारों ने उस भूत को धमकाना शुरू कर दिया। बिल्लू बोला, ए, मेरी बेबी डॉल से दूर रह, वरना फाड़ कर सूखा दूंगा। मैंगो भौंकते हुए बोला, मेरी मम्मा से दूर रहो, वरना खा जाऊंगा और डकार भी नहीं लूंगा। अंशा अपने दीवाने बेबीज को डांटते हुए कहती है, तुम चारों चुपचाप लटके रहो। मिस्टर भूत, एक डेविल से शादी करके मेरा तो शादी से भरोसा ही उठ गया है। मेरे पति ने शादी के पहले दिन से ही जीना हराम कर रखा है। मुझे शादी से नफरत हो गई है। अब कोई शादी शब्द भी कहता है तो मुझे झटका लगता है। वो भूत हंसते हुए अंशा के चारों ओर घूमते हुए कहता है, खूबसूरत के साथ साथ बहुत मजाकिया भी हो। अब तो कब्रिस्तान के सारे मेल भूत अंशा को दिल दे बैठे थे। सब अंशा के सामने घुटनों के बल बैठकर शादी का प्रस्ताव देने लगे। वहीं सैंडी और बिल्लू उल्टा लटके लटके ही तड़प रहे थे, जैसे अंशा को भूतों से शादी करने से रोकना ही उनका जीवन का मिशन हो। सैंडी रोते हुए बोली, मेरी मम्मा बस मेरे डैडी की हैं, मम्मा से दूर हो जाओ। डैडी। बिल्लू भी चिल्लाया, बेबी डॉल बस मेरी है, मेरी बेबी डॉल से दूर हो जाओ बिग ब्रो। वहीं एक टांग वाला भूत कहता है, आज न जाने कितने सालों बाद इतनी खूबसूरत लड़की देखने को मिली है। आज तो कब्रिस्तान में एक आइटम नंबर होना चाहिए।
अंशा डरते हुए बोली, भूत पार्टी, हमारे पास नाच गाना देखने का वक्त नहीं है। आप लोग मुझे चमत्कारी तलवार दे दो तो हम चुपचाप आपको दुआ देकर चले जाएंगे। ये सुनकर सारे भूत जोर जोर से हंसने लगे। एक तीसरा भूत बोला, जानेमन, तुम नाचोगी? और अगर 5 मिनट में नहीं नाची तो तुम्हारे ये कुत्ता बिल्ली नहीं बचेंगे। एक ओर भूतों की फौज और दूसरी ओर अकेली अंशा। अब अंशा बेचारी के पास नाचने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो अपने फोन में गाना प्ले करके डांस करने लगी। अल्लाह बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई। वहीं शोभित, जिसे कोई भी भूत दिखाई नहीं दे रहे थे, अंशा से बोला, ए पागल लड़की, तलवार ढूंढने की जगह नाच क्यों रही है? तभी उसे एक पंच पड़ता है और वो दर्द से तड़पते हुए चिल्लाता है, आई, कौन मार रहा है? अंशा 1 घंटे से नाच नाच कर थक गई थी और जमीन पर धड़ाम से बैठ गई। एक भूत बोला, जानेमन, बैठ क्यों गई? चलो और नाचो। अंशा रोते हुए बोली, आप सब भूत कितने बुरे हो। एक पति की सताई पत्नी को दुख में भी नचा रहे हो। भूत उसके जवाबों पर हंस ही रहे थे कि तभी आसमान में मंडरा रहे चमगादड़ जोर जोर से शोर करने लगे। उनका शोर सुनकर भूतों के चेहरे पर डर आ गया। सभी भूत एक एक कर अपनी कब्रों में लौटने लगे। फिर शोभित और बच्चा पार्टी धड़ाम से जमीन पर गिर गए। अंशा दौड़कर अपने बेबीज के पास गई और पूछा, बेबी, तुम सब ठीक हो ना? सैंडी रोते हुए अंशा की गोद में चढ़ते हुए बोली, मम्मा, आप सिर्फ मेरे डैडी की हैं। आप किसी और से शादी नहीं कर सकती। अंशा सैंडी को सीने से लगाते हुए बोली, मेरी प्रिंसेस। मम्मा, बस तुम्हारे डैडी की है। मैं एक शादी करके ही पछता रही हूँ। मुझे दूसरी शादी का कोई शौक नहीं है। शोभित अंशा को घूरते हुए बोला, ए अंशा, तू डांस क्यों कर रही थी? अंशा उसे घूरकर बोली, शोभित, तेरी सुई डांस पर ही क्यों अटक गई है? तू बेबीज को लेकर चाय की दुकान पर चला जा, मैं वो तलवार ढूंढ कर लाती हूँ। शोभित और बेबीज अंशा को अकेले छोड़कर जाने से मना कर देते हैं। फिर अंशा खंजर ढूंढने का प्लान सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में डरावनी हंसी की आवाज आती है। अंशा डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो अपने पीछे हवा में उड़ती हुई एक डरावनी शक्ल वाली औरत को देखती है। उस औरत का भूत ब्लैक गाउन पहनकर हवा में उड़ रहा था। वो भूतनी गुस्से से अंशा की टीम को घूरते हुए डरावनी आवाज में पूछती है, कौन हो तुम और क्यों आए हो? अंशा कांपती आवाज में जवाब देती है, वो, हमें अपने परिवार की मदद के लिए चमत्कारी तलवार चाहिए। प्लीज हमें तलवार दे दीजिए। भूतनी डरावनी आवाज में कहती है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अंशा डरते हुए कहती है, अगर आप मेरी मदद करेंगी तो मैं आपकी मुक्ति में मदद करूंगी। अंशा की बात सुनकर भूतनी जोर जोर से डरावनी हंसने लगती है। अंशा की टीम डरकर एक दूसरे से चिपक जाती है। काफी देर तक हंसने के बाद भूतनी गंभीर चेहरा बनाकर कहती है, मुझे मेरे पति से एक बार मिलना है, क्या तुम मिलवा सकती हो? अंशा डरते हुए कहती है, तुम खुद भी तो उड़ते हुए जा सकती हो। भूतनी मैंगो को गोद में उठाकर कहती है, पागल बच्ची, अगर मैं इस कब्रिस्तान से बाहर जा सकती तो तुझसे मदद क्यों मांगती? अंशा घबराते हुए कहती है, ओके, अपने पति का पता दो और मेरे बेबी को नीचे उतारो। तुम इसे गोद में उठाने की आदत डाल दोगी, फिर हम इसका गोद में चढ़ने वाला शौक कैसे पूरा करेंगे? भूतनी मैंगो को झुलाते हुए कहती है, तुम्हारे पास 1 घंटा है मेरे पति को यहाँ लाने का। फिर वह अंशा को अपने पति का घर का पता देती है। बिल्लू वह पता देखकर कहता है, बेबी डॉल, ये जगह यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर है। अंशा गहरी सांस लेकर कहती है, गाइस लेट्स गो। अंशा भूतनी से कहती है, भूतनी जी, मेरे बेबी का अच्छे से ख्याल रखना। बाय मैंगो बेबी। इसके बाद अंशा कब्रिस्तान से निकल जाती है। कुछ घंटे बाद अंशा और शोभित एक छोटे रंग बिरंगे घर के सामने खड़े थे। घर की दीवारों पर झालरें टंगी थीं और दरवाजे पर वेलकम का बोर्ड झूल रहा था। पेप्सी अंशा की जैकेट का कोना मुंह में दबाकर खींचते हुए बोला, मम्मा, मेरा दिल गड़बड़ा रहा है। आज तो आपकी बैंड बजने वाली है। अंशा ने हंसते हुए सैंडी को शोभित के हाथ में थमाया, पेप्सी को गोद में उठाया और बोली, ओए चिंटू महाराज, तेरा दिल खराब हो रहा है तो मेरी बैंड क्यों बजेगी? तू ना दिन भर फालतू सासू बहू वाले शोज देखता रहता है, वही बातें कर रहा है जैसे कोई चिल्लर हीरोइन हो। शोभित ने घड़ी पर नजर डालते हुए टोका, अंशा,
टाइम कम है, काम पे फोकस कर लो। अंशा ने सिर हिलाते हुए दरवाजा नॉक किया। एक बार, फिर 2 बार, फिर पागलों की तरह ठक ठक ठक। काफी देर बाद दरवाजा खुला। सामने खड़ा था एक तगड़ा सा आदमी, कमर पर बस एक टॉवल लपेटे। उसकी बॉडी पर जगह जगह लिपस्टिक के निशान चमक रहे थे। गुस्से से आंखें तरेरी और दांत पीसते हुए गरजा, कौन हो तुम लोग? आज मेरी फर्स्ट नाइट है और तुम लोगों ने उसे भी चौपट करने आ गए। बड़ी मुश्किल से सारे मेहमान भगाए थे, अब तुम आए हो टांग अड़ाने? अंशा ने पेप्सी को संभालते हुए कहा। भाई साहब, हम तो जोन से मिलने आए हैं। तभी पीछे से एक बम जैसी लड़की रेड नाइटी में लहराते हुए आ गई। उसने उस आदमी का हाथ पकड़ते हुए गुस्से में पूछा, जोन बेबी, ये ड्रामा किस लिए? मुझे बिस्तर पे अकेला छोड़कर कौन से रिश्तेदारों से गप्पे मार रहे हो? शोभित उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखकर शर्माते हुए फुसफुसाया। मैडम जी, आप तो हॉट लग रही हो। जोन ने भौहें चढ़ाकर बीवी को पीछे धकेला, शोभित का कॉलर पकड़ लिया और गुर्राया। मेरी दूसरी शादी बड़े जतन से हुई है और तू मेरी बीवी पे लाइन मार रहा है? अबे 2 मिनट में गायब नहीं हुए तो पुलिस बुला लूंगा। अंशा हंसी रोकते हुए बोल पड़ी। अरे बुला ले पुलिस, फिर हम सब जेल जाएंगे। तेरा हनीमून राम नाम सत्य हो जाएगा। क्या पता सबको फांसी भी हो जाए। जोन माथा पकड़कर कराहते हुए बोला। तुम लोगों को चाहिए क्या आखिर? अंशा ने एकदम मासूम बनते हुए कहा। कुछ नहीं जोन बाबू, बस तुम्हारी पहली बीवी का भूत तुमसे मिलना चाहता है। चलोगे हमारे साथ? जोन का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। उसने साफ मना कर दिया, ना, नहीं, मैं नहीं जा रहा। लेकिन अंशा कहाँ हार मानने वाली थी। वो और उसके बच्चों ने मिशन चालू कर दिया। कोई गिफ्ट तोड़ रहा था, कोई शो पीस गिरा रहा था। शोभित तो एक कदम और आगे निकला, रूम के अंदर झांकते हुए बीवी मैडम की अदाओं का दीदार कर रहा था। जोन ने हार मानते हुए माथा पकड़ लिया और बड़बड़ाया, ठीक है, 5 मिनट दो, मैं तैयार होकर आता हूँ। वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर रूम में खींच ले गया। 5 मिनट बाद जब जोन कपड़े पहन कर आया तो बोला, चलो जल्दी। शोभित ने मुस्कुराते हुए रूम की ओर आंख मारी। भाभी जी नहीं आ रही क्या? जोन ने उसे घूरते हुए दांत पीसे। तेरा भूत से मिलवाने का शौक पूरा कर दूंगा, चल चुपचाप। अंशा ने झटपट जोन का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए कब्रिस्तान के अंदर ले आई। जैसे ही वो पहुंचे, भूतनी दूर से ही अपने मरे जी उठे पति को देखकर बौरा गई। ओह माय लव, कहते हुए वो मैंगो को धड़ाम से जमीन पर छोड़कर जोन के चारों तरफ चक्कर काटने लगी। वो अपने पति को छूने की कोशिश करती, पर हर बार उसका हाथ बस हवा में लहराकर रह जाता। जोन को कुछ भी अजीब महसूस नहीं हो रहा था। उसके लिए सब कुछ नॉर्मल था। हवा थोड़ी भारी लग रही है। जोन ने खुद से बड़बड़ाया और आगे बढ़ गया। भूतनी अब अंशा की तरफ घूमी। अंशा ने भूतनी को नजर भर देखा और बिना टाइम खराब किए फट से उसका हाथ पकड़ लिया। चलो बहन, अब ड्रामा बंद, एक्सप्रेस सर्विस शुरू। अंशा ने भूतनी का हाथ जोन के हाथ से टच करवा दिया। पल भर में जादू हुआ। जोन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने उसकी पहली बीवी का भूत हाजिर था। जानू, तुम? जोन लड़खड़ाई आवाज में बोला। भूतनी खिलखिलाई और प्यार से बोली, मैं तो कब से तड़प रही थी तुम्हें देखने को। फिर इमोशनल टच में आकर कई बातें करने लगी, काफी देर तक इधर उधर के गिले शिकवे पूरे करके। भूतनी ने अंशा की तरफ मुड़कर नम आंखों से कहा, मुझे मुक्ति दिलाने के लिए थैंक यू स्वीटी। अंशा ने कंधे उचकाते हुए दांत चमकाए। थैंक यू वैंक यू छोड़ो बहन, तलवार दे, चमत्कारी वाली। भूतनी मुस्कुराई, आंखें बंद की और जब खोली तो उसके हाथ में एक पेपर का टुकड़ा था। लो डार्लिंग, तुम्हारा इनाम, कहते हुए उसने पेपर का टुकड़ा अंशा के हवाले की और पलक झपकते गायब हो गई। जोन ने माथा पकड़ा और बोला, अबे मैं जा रहा हूँ, ज्यादा लफड़ा किया तो पुलिस में पकड़वा दूंगा। शोभित ने उसकी टांग खींचते हुए चिल्लाया, ओए अपनी बीवी को मेरी तरफ से आई लव यू कहना। जोन मुंह बिगाड़ते हुए फटाफट कब्रिस्तान से 9-2-11 हो गया। अंशा गुस्से में दांत भींचकर गुर्राई, हमारे साथ चीटिंग हुई है। उस भूतनी ने जादुई की जगह पेपर का टुकड़ा पकड़ा दिया और रफू चक्कर हो गई। ओए भूतनी, बाहर आ। पर अब भूतनी को तो मुक्ति मिल चुकी थी। माहौल में बस हल्की सी ठंडी हवा हौले से सरक रही थी। शोभित ने उस पेपर का टुकड़ा उठाया, उसे पलट पलट कर देखने लगा। ओए अंशा, लगता है ये कोई नक्शा वक्शा है।
उसने आंखें सिकोड़ते हुए पेपर को पास लाया, जैसे उसमें छिपे राज अभी अभी फूट पड़ेंगे। अंशा ने झपट कर नक्शा छीना और ध्यान से देखने लगी। उसकी नजरें तेजी से नक्शे पर दौड़ी।